गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्राचीन इतिहास कवर कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में आज का हम लोग का चैप्टर होगा गुप्त वंश। ठीक है बच्चों, मौर्योत्तर काल हम लोग खत्म कर चुके हैं और मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है गुप्त वंश है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गुप्त वंश जो है इसका संस्थापक बच्चों किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है बच्चों, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, परंतु अगर क्वेश्चन ये किया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब फिर आंसर चेंज हो जाएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये ऐसा शासक था जिसने पहली बार पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इसके पहले किसी शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण किया था। ठीक है, तो ये ऐसा पहला शासक होगा जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। ठीक, दूसरी बात, ये अपनी राजधानी किसको बनाता है? तो राजधानी जो है पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी किसको बनाएगा? पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें जो हैं जो कि बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग कवर करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इन बातों को। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए पीपीटी में बना रखा है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त को माना जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ बच्चों कि आप लोग के मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि सर टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो सर टू द पॉइंट पढ़ाने का रीज़न ये है बच्चों, आपका जो लेवल है ना, ठीक है, उसमें आपसे जो कहानियाँ हैं, ठीक है, जो कहानी नहीं कहेंगे, जो हिस्ट्री का जो घटनाक्रम है, ठीक है, उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपसे पूछने वाला है नहीं। ठीक है, और अगर मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगा, जोड़ के कॉन्सेप्ट को चलूँगा, तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। समझ रहे हैं ना, काफ़ी टाइम टेकन होगा और आपका सिलेबस खत्म होने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, और आपको उसकी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक, अब वैदिक सभ्यता मैंने पढ़ाया था, तो वैदिक सभ्यता में मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट वगैरह सब जो है दिया था, तो जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने दिया था। ठीक है, जहाँ लगेगा कि एकदम इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को देना। ठीक है, अब अगर हम वैदिक सभ्यता में और जैन धर्म में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तो हम लोग को ये बात समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या रीज़न था, ठीक है, कि भारत में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ और जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, क्या रीज़न रहे इनके आगे बढ़ने के? तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं समझाता तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में भी जाति व्यवस्था का आधार वगैरह, वर्ण व्यवस्था का आधार वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया क्यों हुआ वगैरह वगैरह, सारा कुछ स्टोरी में जो है उसका आपको बता चुका हूँ। ठीक है, समाज में सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न क्यों हुई, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, और जहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, अदरवाइज जहाँ आपके लिए जरूरी जरूरी होगा कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैं उसको ऐड जरूर करूँगा। ठीक है बच्चों, ठीक, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, सॉरी, गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है, संस्थापक, यहाँ यही ध्यान रखना है बच्चों, संस्थापक पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक है बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये क्या है? ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक। ठीक, अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ श्रीगुप्त संस्थापक है, इस पॉइंट को अलग हटा दो, यहाँ से सीधे हम चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको हेडिंग बना लेते हैं। ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम, तो हम लोग ये पूरा पॉइंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, अब चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक है, यहां बच्चों गौर करना है, पहला ऐसा शासक, ठीक है, जिसने महाराजा धीराज, ये एक ही में होगा बच्चों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने अपनी राजधानी बनाया बच्चों पाटलिपुत्र को। ठीक ना, पाटलिपुत्र को। ठीक, जबकि गुप्तों की द्वितीय राजधानी कौन थी? मध्य प्रदेश में क्षेत्र है बच्चों उज्जैनी। ठीक ना, गुप्तों की द्वितीय राजधानी कौन थी? उज्जैनी थी। ठीक है, तो प्रथम राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र।
और दूसरी राजधानी कौन है? उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ पे है? उज्जैनी बच्चों है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये बात हम लोग जान रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब उज्जैनी राजधानी के रूप में, ठीक है, परमानेंट राजधानी के रूप में कब प्रयोग किया जाने लगा? तो राजधानी के रूप में इसका प्रयोग जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, यही आगे चल के राजधानी के रूप में, परमानेंट राजधानी के रूप में इसका प्रयोग करने लगेगा, ठीक है। तो उज्जैनी राजधानी के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रयोग किया गया, ठीक ना, प्रयोग किया गया। दूसरी बात, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गुप्त संवत, ठीक ना, गुप्त संवत चलाया। कब चलाया था? 1319-20, ठीक है, डैश 20 ईस्वी में, ठीक ना बच्चों, ईस्वी में। इसको हमको क्या ध्यान रखना है? ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक ना, ईस्वी में चलाया। अब इतिहासकार हैं रोमिला थापर और रामशरण शर्मा, ठीक ना, रामशरण शर्मा, इन लोगों ने गुप्तों को वैश्य वर्ग का माना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये पॉइंट, अब इसके इनके जाति पे बात क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन बनता है, बराबर बनता आया है, ठीक है, कि गुप्त जो है वो किस वर्ग के थे? तो वो वैश्य वर्ग के थे। और इसी बात पे सहमति ज्यादा है, ठीक ना, इसी बात पे सहमति ज्यादा है। जबकि काशी प्रसाद जायसवाल जो हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, ये क्या कहते हैं? तो काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि गुप्त जो है ये वैश्य नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? ये शूद्र थे, ठीक है, ये शूद्र थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम से हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। और अब इसके बाद जो अगला रूलर होगा, जो अगला शासक होगा, वो कौन होगा बच्चों? समुद्रगुप्त होगा। तो हम लोग अब अगला देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक ना, समुद्रगुप्त, जिसकी टाइमिंग होगी 335 से 315 एडी, ठीक ना, एडी, एनो डोमिनी, ठीक ना, एनो डोमिनी यानी ईसवी, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म के आगे का, ठीक है, काल। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है, ठीक है, समुद्रगुप्त। अब इसे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ठीक है, इसे यहाँ वर्ड ध्यान रखना, इसे पृथु, ठीक है, पृथु तथा राघव, ठीक ना, राघव जैसे राजाओं से भी बड़ा दानी, ठीक है, दानी कहा गया है, ठीक है, दानी कहा गया है, ठीक है, बड़ा दानी कहा गया है, ठीक, दानी कहा गया है। अब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी है, ठीक है बच्चों, अब इसको, ठीक है, अभी इसको बताते हैं, ठीक है। तो बड़ा दानी कहा गया है। और कहाँ ये बात प्रमाणित होती है? तो एक अभिलेख है बच्चों जिसका नाम क्या है? एरड़ अभिलेख, ठीक ना, एरड़ अभिलेख। तो एरड़ अभिलेख जो है, इसी एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को, ठीक है, पृथु और राघव, ये बहुत बड़े दानियों में इनका नाम काउंट होता था, पृथु और राघव का, ठीक है। तो पृथु और राघव जो है इनसे भी बड़ा दानी बताया गया है, किसको? समुद्रगुप्त को। अब ये बात कहाँ से प्रमाणित होती है? तो एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? एरड़ अभिलेख, ठीक ना, तो यहाँ लिखा है एरड़ अभिलेख। तो एरड़ अभिलेख में इसको बताया गया है, ठीक है, पृथु और राघव से बड़ा दानी। दूसरी बात, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिले हैं। तो इसके सिक्कों पर, ठीक है, इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। प्लस प्लस समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का जो नाम है, ठीक है, वो नाम क्या है? वो नाम है कांच, ठीक ना। तो कांच नाम, इसके सिक्कों पे कांच नाम उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण मतलब छपा हुआ या लिखा हुआ, ठीक। और इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक ना, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन सुनो, ठीक है, जो कि सबसे यहाँ पे गलत हो सकता है। क्या? देखो, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन अभी पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है, समझना बात को। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मध्यकालीन भारत का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लेगा, मध्यकालीन भारत का कौन सा ऐसा शासक था? ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मध्यकालीन भारत का कौन सा ऐसा शासक था जो वीणा बजाता था? ठीक ना, तो यहाँ आंसर क्या है? औरंगजेब नहीं, और ये समुद्रगुप्त नहीं बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब, ठीक। और अगर पूछेगा प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा शासक था,
जो वीणा बजाता था, तो हमारा आंसर क्या है, समुद्रगुप्त है। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, अगर ये पूछा कोई प्राचीन भारत शब्द यूज नहीं किया और कोई भी मध्यकालीन भारत शब्द यूज नहीं किया, और उसने सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शासक है जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ऑप्शन में अगर औरंगजेब और समुद्रगुप्त दोनों होते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त ही होगा, क्योंकि औरंगजेब को किसी भी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नहीं दिखाया गया है। बात क्लियर? ठीक। चीनी स्रोतों के अनुसार समुद्रगुप्त ने सिंघल द्वीप मतलब बच्चों श्रीलंका, ठीक ना, श्रीलंका। मैंने आप लोग को बताया था, याद करना, जब हम वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग जैन धर्म देखे थे, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बाद मैंने आपको बताया था भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक ना। तो विदेशी आक्रमण जब मैं आपको समझा रहा था, हकमनी वंश का आक्रमण डेरियस प्रथम के द्वारा, तो मैंने उस समय बताया था कि देखो भारत के जो शासक हैं वो अन्य देशों पे कभी आक्रमण नहीं करते थे। रीजन क्या है, हमारे वहाँ खुद समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हमारे वहाँ समृद्धि खुद बहुत ज़्यादा थी, तो हम अन्य जगहों पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है, कभी भी लालायित नहीं रहे हैं, या हम लोग को कभी आवश्यकता नहीं रही है। परंतु कुछ शासक ऐसे रहे जिन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। तो उस समय मैंने बताया था बच्चों, किसको, समुद्रगुप्त को भी बताया था, कनिष्क को भी बताया था, ठीक ना, कनिष्क को भी पढ़ाया मैंने कि जो है कि चीन का राजा है पांचाओ, ठीक है, उसको पराजित किया, और उसके 2 राजकुमार जो हैं उनको गिरफ्तार करके भारत लेते आया, सिल्क रूट जो है उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो कुछ राजा ऐसे हैं जिन्होंने किया ऐसा, ठीक। तो श्रीलंका जो है इस पे देखो आक्रमण करेगा समुद्रगुप्त, और इसको श्रीलंका को उस समय क्या बोलते थे, सिंघल द्वीप, ठीक ना, सिंघल द्वीप बोला जाता था श्रीलंका को, ठीक है। तो अब देखो चीनी स्रोतों के अनुसार समुद्रगुप्त ने सिंघल द्वीप के राजा मेघवर्ण को बौद्ध गया में संघाराम, ठीक ना, संघाराम बनवाने की आज्ञा दिया, ठीक ना, आज्ञा दिया। अच्छा, यहां बच्चों ध्यान रखो कि आज्ञा कैसे कोई देगा, रिक्वेस्ट किया जा सकता है ना, अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ कह रहे हैं तो हमको उसके लिए रिक्वेस्ट करना होता है कि आप कृपया हमें ये चीज़ दे दीजिए, मगर अगर आदेश पारित कर रहे हैं तो यानी कि वो हमारे अधीन है, हमारे नियंत्रण में है। तो यहाँ बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर पूछे प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा शासक था जिसने सिंघल द्वीप पे आक्रमण किया और वहां के शासक, ठीक है, मेघवर्ण को पराजित किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये क्या करता है, बोध गया में, ठीक ना, बोध गया, ठीक है, बोध गया में, बोध गया मतलब बच्चों गया ही, बिहार में गया जो क्षेत्र है वहां, ठीक है, तो गया में संघाराम बनवाने की आज्ञा देता है, ठीक ना, आज्ञा देता है, ठीक, तो आज्ञा देगा, ठीक। अब दूसरी बात देखो, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक रहा जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध हारा नहीं, ठीक है, और ऐसे ही फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये एक युद्ध हारा है, ठीक है, एक युद्ध ये हारा हुआ है, वो युद्ध कौन सा, वाटरलू, ठीक ना, उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं उसको वाटरलू, ठीक ना। तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हारा हुआ है, मगर समुद्रगुप्त एक कोई लड़ाई नहीं हारा है, ठीक ना, कोई लड़ाई नहीं हारा है समुद्रगुप्त, ठीक। तो नेपोलियन जो है ये बच्चों, नेपोलियन एक वीरता की उपाधि बन चुका था, ठीक ना, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ा जो है नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ये एक वीरता की उपाधि बन चुका था, समझ रहे हो, तो वीरता की उपाधि बन चुका था ये। तो वीरता की उपाधि बन जाने के कारण, ठीक है, लोग होता क्या है, इसको उपाधि के रूप में लगे देने, जैसे, तो कभी भी पराजय का सामना न करने के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, ठीक ना, नेपोलियन से की जाती है। और एक अंग्रेज इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम है विसेंट स्मिथ, ठीक ना, ये विसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का भारत का नेपोलियन कहता है, ठीक ना। तो पूछता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है विसेंट स्मिथ ने, ठीक ना, विसेंट स्मिथ, ठीक। अब आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो यहाँ देखे समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये कविताएं भी लिखता था, ठीक है, कविताएं भी लिखता था, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ठीक ना, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है।
ठीक है। कविराज, तो गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक है जो कविराज कहलाता है? तो आंसर क्या है हमारा? समुद्रगुप्त। ठीक है। दूसरा, इसे एक पुस्तक है कृष्ण चरितम, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण चरितम पुस्तक जो है, इसका क्या माना जाता है? इसका माना जाता है लेखक, ठीक ना, इसका माना जाता है लेखक। ठीक। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ देखते हैं, इसके राम राज्य विस्तार का उल्लेख, ठीक ना, इसके, अभी देखो यहाँ राम राज्य शब्द यूज हो गया है, इसके साम्राज्य विस्तार, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा? इसके साम्राज्य साम्राज्य विस्तार का उल्लेख एक व्यक्ति है हरिसेन, हरिसेन, जो कि ऐसे लिखे जाएंगे, हरिसेन। ठीक है। तो हरिसेन जो है, इनके द्वारा एक अभिलेख की रचना की गई, जिसका नाम क्या है? प्रशस्ति अभिलेख, ठीक ना, प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति मतलब होता है बच्चों प्रशंसा, ठीक ना। तो समुद्रगुप्त के फेवर में प्रशंसा की गई, उसके बारे में लिखा गया, तो उस अभिलेख को क्या नाम दिया गया? प्रशस्ति अभिलेख, ठीक ना, प्रशस्ति अभिलेख, जो कि क्या है? चंपू शैली में, ठीक ना, जो कि चंपू शैली में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चंपू, जो कि चंपू शैली में निर्मित है। अब मैटर आएगा, चंपू शैली सर क्या होता है? तो गद्य और गद्य और पद्य, इन दोनों में जो लिखा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों चंपू शैली, ठीक ना, चंपू शैली। और ये है कहाँ प्रशस्ति अभिलेख? ठीक है, तो इलाहाबाद में, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद अभिलेख भी है। ठीक। और इस अभिलेख की जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत में भी लिखा हुआ है ये, ठीक है, कुछ लाइन संस्कृत के हैं और कुछ जो है ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इसके लैंग्वेज यानी भाषा जो है दो है, एक संस्कृत है और दूसरा ब्राह्मी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी, ठीक ना, इंपॉर्टेंट। ठीक। तो समुद्रगुप्त ने, अगला देखें, इसे कृष्ण चरितम पुस्तक का लेखक माना जाता है। ठीक। अब देखो, बौद्ध भिक्षु रहता है वसुबंधु, ठीक ना, बौद्ध भिक्षु वसुबंधु। तो वसुबंधु को ये अपने दरबार में क्या किया था? आश्रय प्रदान किया था, ठीक ना, आश्रय प्रदान किया था। तो ये इतनी बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो समुद्रगुप्त में ये इतना पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक। अब बच्चों देखो, शकों को एक उज्जैन का राजा था, ठीक है, उज्जैन का राजा जिसका नाम था विक्रमादित्य, ठीक ना, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने क्या किया? शकों को पराजित किया। तो विक्रमादित्य ने शकों को जब पराजित किया उज्जैन के राजा ने, तो ये एक वीरता की ये भी उपाधि बन गई, ठीक ना, विक्रमादित्य भी एक वीरता की क्या बन गई बच्चों? उपाधि बन गई। अच्छा ठीक है। अब ये वीरता की उपाधि बन जाती है। ठीक। तो होता क्या है, अब एग्जामिनर यहाँ पे विक्रमादित्य से कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसको बड़े केयरफुल्ली यहाँ पे सब लोग सुनना। ठीक है। तो देखो, विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, तो कुल कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? तो कुल 14, ठीक ना, कुल 14 शासकों ने शासकों ने विक्रमादित्य कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों ने, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक, बात क्लियर। 14 लोगों ने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। प्रथम विक्रमादित्य कौन है? खुद उज्जैन का जो शासक है, ठीक है, वो है खुद प्रथम विक्रमादित्य। और जो 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, तो यानी कि हम लिख दें 14वां विक्रमादित्य कौन होगा? तो 14वां विक्रमादित्य होगा बच्चों हेमू, ठीक ना, 14वां विक्रमादित्य होगा हेमू।
ठीक है, विक्रमादित्य हेमू। ठीक है, अकबर अकबर से इसकी लड़ाई होती है। तो 14वां विक्रमादित्य कौन था? हेमू या हेमचंद्र हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल 14 लोगों ने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को गद्दी से हटाकर गुप्त साम्राज्य का अगला शासक स्वयं को घोषित किया। अच्छा, अब ये बात सुनना, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? वो बना बच्चों रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त। अब रामगुप्त जब शासक बन जाता है, ठीक ना, शासक बन जाता है, तो इसके बाद से होता क्या है, शक राजा रहेगा रुद्रसेन तृतीय। ठीक ना, शक राजा रहेगा रुद्रसेन तृतीय। अब रुद्रसेन तृतीय जो है वो कहता है रामगुप्त से, ठीक है, कि अपनी पत्नी हमें तुम दे दो। ठीक है, अपनी पत्नी दे दो। तो अपनी पत्नी देने के लिए रामगुप्त क्या है, तैयार हो जाता है। और जब इस बात की खबर चंद्रगुप्त द्वितीय को लगती है तो ये इस बात को सुन के क्रोधित हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देगा। ठीक है, और जो रुद्रसेन तृतीय जिसने डिमांड किया था रामगुप्त की पत्नी का, उसको भी मार देगा। और जब मारेगा तो उसके बाद से यही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है एक उपाधि धारण करेगा। ठीक है, जो कि क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि। ये एक बात। दूसरी बात, उसी को पराजित करने के कारण इसको शकारी भी बोलते हैं। ठीक ना, जो कि आगे पीपीटी में होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे मैं सब बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि राइट हैंड में मेरे प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लिखने की कंडीशन में नहीं हूँ, इस वजह से मैं जो है पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। वरना आप लोग देखे होंगे कि मैंने आप लोगों का पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है, दोनों विषय जो है वो पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैंने लिख के बताया है। ठीक, तो अब थोड़ी प्रॉब्लम है तो मजबूरी है मेरी, इस तरह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, और मुझे ऐसे पढ़ाने में बहुत संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ठीक है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है, हाँ, मगर ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा जो है कि मिल जाता है। आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं, मगर टाइपिंग मिस्टेक कुछ होता है तो मैं उसको सही भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए कहीं से कोई ये नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आपका इसमें फ़ायदा है। ठीक है, और अदर जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे ऐड करके आपको बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आगे देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी देवराज विक्रमादित्य परम भागवत। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पूछा जाए उपाधियां कौन कौन सी थी, तो देखो बच्चों, शकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि ये रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया तो इसलिए धारण किया। ठीक है, और इसके बाद इसने स्वयं को देवराज की उपाधि दिया और परम भागवत की। ठीक ना, परम भागवत की। ठीक, तो परम भागवत की उपाधि धारण किया। तो अब कुल कितनी उपाधि इसने प्राप्त किए? 4 उपाधि, जिसमें से मेन 2 आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखने हैं। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के, ठीक है, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ठीक ना, चांदी के सिक्के चलाए। ठीक, अब ध्यान रखना बच्चों, व्याघ्र शैली मतलब क्या है? ठीक है, व्याघ्र शैली मतलब क्या, कि जैसे हिरन है ना, हिरन, ठीक है, तो हिरन का जो ऊपर का जो खोल होता है, मतलब खोल चमड़ा जो उसका होता है, ठीक ना, स्किन जो होती है, ठीक है, तो उस टाइप का, उसके स्किन के टाइप का इसने क्या किया, सिक्का चलाया। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है व्याघ्र शैली का सिक्का। ठीक ना, तो और वो किस मेटल का था, तो वो मेटल था बच्चों चांदी। ठीक ना, तो चांदी के सिक्के को चलाया। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्के भारी मात्रा में चलाए, जिन्हें दिनार कहा जाता है। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्के भारी मात्रा में चलाए, इन्हें क्या बोला जाता था बच्चों? इन्हें बोला जाता था दिनार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिनार। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल। ये पॉइंट बच्चों ध्यान दिमाग में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसमें आगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बच्चों 9 रत्न थे। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, तो 9 रत्न कौन कौन है? ठीक है, एक जो है वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर। दूसरा कालिदास, कालिदास। ठीक है, तीसरा अमर सिंह। चौथा वर रुचि, धनवंतरी, घाक करपर,
बैताल भट्ट, छपड़क और शंकु, ठीक है, छपड़क और शंकु। जिसमें ये बात ध्यान में रखना है, कालिदास कवि हैं और वराह मिहिर क्या है बच्चों, वराह मिहिर भूगोल वेता, ठीक ना, भूगोल वेता। तो अब याद करो बच्चों ज्योग्राफी का चैप्टर। ज्योग्राफी के चैप्टर में मैंने बताया था कि अरस्तु, ठीक है, टॉलेमी, इन लोगों का मानना क्या था कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात बता रखा था किसने, अरस्तु और टॉलेमी ने। और बाद में पता क्या चलता है, 1514 का टाइम आएगा, 30 का टाइम आता है, तो कॉपरनिकस नाम का जो व्यक्ति रहता है ये बताता है कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, ठीक है, कौन लगाता है चक्कर, ठीक है, सूर्य का चक्कर बल्कि पृथ्वी लगाता है। ये बात कॉपरनिकस ने बताया और लोग इसी को आंसर मानते चलते चले आए। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में ब्रिटेन से ये पता चलता है कि ये बात बहुत पहले ही बता दिया था किसने, वराह मिहिर ने। तो इन्हीं वराह मिहिर की बच्चों मैं बात कर रहा था जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को भूगोल, ठीक ना, भूगोल, भूगोल में बताया था मैंने आप लोग को सौरमंडल वगैरह, ठीक ना, उसमें मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, ठीक है। और धन्वंतरी क्या है बच्चों, धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, ठीक ना, आयुर्वेद के चिकित्सक, ठीक, आयुर्वेद के चिकित्सक, ठीक है। तो इन दो लोग का नाम बच्चों याद रखना, ठीक। अब कालिदास को नवरत्नों का, अब इन नौ रत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था, तो कालिदास जो है इसमें क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, ठीक है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक ना। तो शेक्सपियर जो हैं ये क्या हैं, बहुत बड़े कवि थे, ठीक ना, कवि थे शेक्सपियर, ठीक है। तो इसीलिए कालिदास भी बहुत बड़े कवि, ठीक है, कालिदास भी बहुत बड़े कवि, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक ना। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक ना। अब देखो यही खगोल शास्त्र, ठीक ना, तो ये क्या है, भूगोल वेत्ता यानी खगोल शास्त्री, ठीक ना, वराहमिहिर। तो वराहमिहिर खगोल शास्त्री और इनकी जो पुस्तक है बृहद संहिता, ठीक है, इसी ग्रंथ में इन्होंने बताया, इसी ग्रंथ में इन्होंने बताया था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी और अन्य ग्रह लगाते हैं, ठीक। और धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, ठीक ना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का क्या कहा जाता है, पिता, ठीक, पिता। अब देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आएगा। अब चीनी भारत क्यों आ रहे हैं, अशोक का पॉइंट ध्यान करो। अशोक के पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि अशोक धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजता है विदेशों में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, चीन, इन जगहों पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया और अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है, और वहीं पे उन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो भेजा था प्रचार के लिए, ठीक। अब इसमें देखो जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो अब चीन के लोग, चूंकि बौद्ध धर्म का गढ़ कौन है, गढ़ था तो इंडिया, ठीक है, भारत। तो इसलिए क्या होगा कि चीन के जो लोग होंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत में आएंगे। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया, ठीक है, कौन भारत आया, तो उसका नाम क्या है बच्चों, फाहियान, ठीक ना, फाहियान। तो फाहियान जो है ये आता है भारत, ठीक ना, फाहियान आता है भारत। और फाहियान जब भारत आएगा तो ये एक ग्रंथ की रचना करेगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बच्चों हु को की, हु को की, हु को की, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना। जबकि हेन सॉन्ग जो है, हेन सॉन्ग नामक चीनी यात्री ये भी आएगा। तो हेन सॉन्ग आएगा किसके शासनकाल में, हेन सॉन्ग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आ जाएगा हेन सॉन्ग और ये भी एक ग्रंथ की रचना करेगा, ठीक है, हेन सॉन्ग भी रचना करेगा। इसके ग्रंथ का नाम क्या होगा, इसके ग्रंथ का नाम होगा सी यू की, ठीक ना, सी यू की, ठीक है। और इसके ग्रंथ का नाम क्या है, फू कोकी, ठीक है। इसका निकाल लो बच्चों,
ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ठीक है, कब आया? 399 से 414 एडी में भारत आया। ठीक, अब ये 499 में आया। अभी देखो बच्चों, ये कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो फाहियान फाहियान 15 साल तक, ठीक ना, तो 15 ईयर तक, 15 वर्षों तक ये क्या था? भारत में था। ठीक ना, 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, तो फाहियान जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कब तक भारत में रहा? ठीक है, तो 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक, और फाहियान के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम बच्चों क्या है? बचपन का नाम है इसके इसके बचपन का नाम है कुंड। ठीक ना, तो बचपन का नाम क्या है इसके? कुंड। इसने फुकोकी नामक ग्रंथ की रचना किया, जो कि मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ। और यह चीन के वुंगयांग प्रांत का निवासी था। ठीक ना, तो ये सब बात नहीं याद करना। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, अब अगला रूलर कौन बनने जा रहा है? 415 से 455 ईस्वी तक ये शासन करेगा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? कुमारगुप्त। और इसी कुमारगुप्त को बच्चों क्या बोलते हैं? महेंद्रादित्य। ठीक ना, महेंद्रादित्य। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बनेगा? कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य। ठीक ना, और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? कि कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य, ठीक ना, ध्यान रखना बच्चों, शक्रादित्य नाम से ये क्या करेगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। ठीक ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, ठीक ना, महायान बौद्ध, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया। ठीक ना, हीनयान और महायान में बंट गया। ठीक, तो महायान जो शाखा है उसका समर्थक रहा कनिष्क। ठीक है, तो महायान की शाखा को उसने आगे बढ़ाया, तो जिसके कारण आज हमारे समाज में जो हम लोगों को बौद्ध धर्म की शाखा दिखती है, बौद्ध धर्म की जो चीज़ें दिखती हैं, वो ज़्यादातर किसकी हैं? महायान शाखा की हैं। ठीक है, महायान शाखा की हैं। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना। ठीक है, तो महायान बौद्ध का, यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अगर वृहद अध्ययन करना हो तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इसलिए ये इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, ठीक ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसी के तर्ज पे इसको बोला गया ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। ठीक, अब देखो, कुमारगुप्त प्रथम जो है इसके द्वारा अभिलेख जारी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभिलेख कौन जारी करवाता है गुप्त काल में? तो सबसे ज्यादा गुप्त काल में अभिलेख कौन जारी करवाएगा? कुमारगुप्त। ठीक है, कितने प्रकार के अभिलेख जारी करवाएगा? तो ये 18 प्रकार के अभिलेख जारी करवाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइप के ये क्या करेगा? सिक्कों को भी चलाएगा। तो प्राचीन भारत में ये ऐसा शासक है जो सबसे ज्यादा टाइप के सिक्के चलाता है। मतलब इस बात का क्या है बच्चों, हम ऐसे समझते हैं, कागजी नोट इस समय नहीं थे, सिक्के ही होते थे। ठीक ना, सिक्के होते थे। जैसे देखो, आज हमारे वहाँ 20 का नोट अलग है, ठीक है ना, 50 का नोट अलग है, 100 का नोट अलग है, 200 का नोट अलग है, ठीक ना, 2000 का, 500 का। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के नोट हम लोग के वहाँ है, वैसे ही इस समय अलग अलग टाइप के सिक्के होते थे। जैसे आज भी हम लोग के वहाँ 5 का सिक्का, ठीक ना, ऐसे दिखता है ना, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का। तो ऐसे ही इस समय भी सिक्के होते थे, मगर कितने टाइप के? 14 टाइप के सिक्के थे, ठीक ना। तो ये पूरे प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा टाइप के सिक्कों को बनाने का श्रेय जो है कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, अब ये इन 14 प्रकार के, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इन 14 प्रकार के सिक्कों में सबसे ज्यादा मयूर शैली के सिक्के मिले हैं। ठीक ना, मयूर शैली के सिक्के मिले हैं। गुप्त, अब अच्छा,
ये कुमारगुप्त रहा, ठीक है। इसके टाइम में देखो बहुत कोई बच्चों साम्राज्य विस्तार का काम नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, साम्राज्य विस्तार का इसके टाइम में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। अब देखो पूरे गुप्त वंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। 41 वर्ष तक ये शासन करता है, ठीक ना, 41 ईयर तक, ठीक। तो इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे देखें, ठीक है। गुप्त वंश में दो शासक समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक ना, अश्वमेध यज्ञ किया। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये क्या, इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया, और इससे पहले किसने किया था गुप्त वंश में? कुमारगुप्त ने, ठीक है। तो दो लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक। अब स्कंदगुप्त प्रथम जूनागढ़ में एक अभिलेख निर्मित कराता है, ठीक ना, स्कंदगुप्त प्रथम जूनागढ़ में एक अभिलेख निर्मित कराएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों देना लिखा है, यह ध्यान देना होगा कि शक शासक रुद्रदामन ने भी जूनागढ़ में एक अभिलेख जारी कराया था, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना बच्चों, जूनागढ़ अभिलेख दो है। एक अभिलेख जूना, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये कोई क्षेत्र है, इसका नाम है जूनागढ़, जूनागढ़ नाम का ये मान लो एक एरिया है, चाहे हम इसको ऐसे समझ ले, मैप से ही समझ लेते हैं। तो जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है। अब देखो, तो जूनागढ़ मान लो मैंने कहा ये एक एरिया है, ये पूरा जूनागढ़। तो जूनागढ़ में इस एक जगह पे अभिलेख है और एक अभिलेख यहाँ भी है। तो अभिलेख मैंने बताया था कि जिस स्थान पे हो उसी स्थान के नाम पे अभिलेख भी रख, अभिलेख का नाम भी रख दिया जाता है। तो अब एक अभिलेख बना दिया रुद्रदामन, रुद्रदामन, और दूसरा अभिलेख बनवा दे रहा है कौन? दूसरा अभिलेख बनवा दे रहा है कुमारगुप्त। तो दोनों के अभिलेख का नाम क्या रहेगा? दोनों के अभिलेख का नाम वही वही होगा ना बच्चों, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ ये बात यहाँ लिखा है कि शक शासक रुद्रदामन ने भी जूनागढ़ में एक अभिलेख जारी कराया था, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है, ठीक ना। जूनागढ़ अभिलेख में हूण जो है, हूणों का भारत में आक्रमण होता है, ठीक ना, आक्रमण होता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को बच्चों मलेच्छ कहा गया है, ठीक ना। तो जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? तो हूणों को कहा गया है, हूणों को मलेच्छ, ठीक ना, मलेच्छ। तो ये उनको बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ठीक है, मलेच्छ कहा गया है, ठीक। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो गुप्त वंश में एक व्यक्ति होगा, मंत्री होगा, गोपराज, ठीक ना, गोपराज, ठीक है। तो गोपराज की जो पत्नी है वो अपने पति की मृत्यु पे क्या होती है? सती हो जाती है, ठीक है, सती हो जाती है। तो भारत में, ठीक है, यहां लिख दें, भारत में, भारत में सती प्रथा का, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, ठीक है, कहाँ मिलता है? तो प्रथम साक्ष्य केरल अभिलेख में मिलता है, किसके द्वारा? गोपराज की पत्नी के द्वारा, ठीक ना। तो गोपराज की जो पत्नी है वही सती होती है, और भारत में सती प्रथा का पहला ये हमको क्या है? उल्लेख मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है, ठीक। अच्छा, अब जो है बच्चों अगला शासक यहाँ कौन हो जा रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट रूलर हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम कौन? स्कंदगुप्त, ठीक ना, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त, अच्छा, सती प्रथा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना सती प्रथा और जौहर प्रथा दोनों में अंतर है, ठीक ना, सती प्रथा जौहर प्रथा दोनों में अंतर है, ठीक। अगर आप कमेंट के माध्यम से बता पाएं कि जौहर प्रथा और सती प्रथा दोनों में डिफरेंट क्या है, तो ये जरा मुझे बताना आप, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। ठीक है, हम लोग देखें स्कंदगुप्त।
अब नेक्स्ट शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। और इसी के समय भारत में हुड़ों का आक्रमण हुआ, ठीक ना। तो स्कंदगुप्त के टाइम में ही क्या हुआ, भारत में हुड़ों का आक्रमण हुआ और जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया। बात समझना बच्चों, जूनागढ़ अभिलेख जो है दो है, एक तो रुद्रदामन का और दूसरा कुमारगुप्त का। तो कुमारगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया है, ठीक है, उसमें उल्लेख मिलता है कि हुड़ों को किसने पराजित किया, ठीक है, तो हुड़ों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया, ठीक है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या बोला गया? मलेच्छ बोला गया, ठीक ना। स्कंदगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भारी मात्रा में दान दिया, जिसका उल्लेख जो है जिसका उल्लेख कौन करेगा? ह्वेनसांग, ठीक ना, ह्वेनसांग करता है, ठीक है। तो ह्वेनसांग किया। हुड़ों में सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय खुशनेवाज, ठीक ना, खुशनेवाज का हुआ। तत्पश्चात तोरमाड़ का आक्रमण, इसके बाद मिहिर कुल का आक्रमण, ठीक ना। ये तीनों कौन थे बच्चों? ये तीनों हुड़ शासक हैं, खुशनेवाज, तोरमाड़ और फिर मिहिर कुल। काफी शक्तिशाली था मिहिर कुल, ठीक ना, मिहिर कुल। और सबसे ज्यादा आयु में गुप्त वंश का शासक कौन बना है बच्चों? तो सबसे ज्यादा आयु में गुप्त वंश का शासक कौन बना है? तो नाम है इसका पुरुगुप्त, ठीक ना, पुरुगुप्त। और पुरुगुप्त ये गुप्त वंश का ऐसा शासक है जो पूर्णतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था बच्चों, ये ध्यान रखना। ये क्या है? पूर्णतः बौद्ध धर्म का अनुयायी है, फॉलोवर है पुरुगुप्त, ठीक है। चलो ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बच्चों हम लोग देख लें थोड़ा सा भानुगुप्त, ठीक है। तो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज युद्ध में हुड़ों से लड़ते हुए मारा गया। तत्पश्चात इसकी पत्नी चिता पर लेटकर प्राण त्याग दिया, ठीक है। भारत में सती प्रथा का यह पहला साक्ष्य था, जिसका उल्लेख हमें 510 ईस्वी में केरल अभिलेख से मिलता है, ठीक है, केरल अभिलेख से मिलता है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो, सबसे ज्यादा आयु में गुप्त वंश का शासक कौन बना है? पुरुगुप्त, ठीक ना, पुरुगुप्त सबसे ज्यादा आयु पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किया है, यहाँ कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है बच्चों? विष्णुगुप्त। यानी कि हम कह ले कि प्रथम शासक कौन है गुप्त वंश का? तो प्रथम शासक हो गया श्रीगुप्त, और अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक कौन हो जाता है? अंतिम शासक हो जाता है बच्चों यहाँ पे विष्णुगुप्त, ठीक ना, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये बच्चों आपका गुप्त वंश से पॉइंट पूरा आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, गुप्त वंश से पॉइंट कंप्लीट होता है। और आपको जो मैंने कह रखा है कि ये मुझे बताना कि सती प्रथा और जौहर प्रथा दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो हम लोग अब नए चैप्टर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है बच्चों, चलिए।